जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न करता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। Our motive is not at all destructive. इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, बट बिना वजह युद्ध नहीं करेंगे। अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं। अक्सर इस बात को समझा नहीं जाता है बहुत अच्छे से, और सहनशीलता को, वीर पुरुष के क्षमा भाव को अन्यथा लिया जाता है। बनारसी दास जी ने एक छंद ही लिख दिया है, सरलों को सट कहे, वक्ता को धीट कहे, विनय करे तासो कहे, धन के अधीन है। किसी को नम्रता से बात करो तो ऐसा लगता है कितने दिन ही नहीं, इसे हमारे पैसे की जरूरत है। इट सीम्स कुछ डर रहा ऐसा हो गया। बट इन इंडियन हिस्ट्री इट हैज बीन अ रिकॉर्ड। हमारे ऊपर आकर यूनान ने, मुगलों ने, फ्रेंच ने, ग्रीक ने, पोर्तुगीज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने, कोई भी आकर दोहराया हमें तो। अरे हमसे अलग निकले वाले पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, मालदीव ने, कोई भी आंख उठाकर देख रहा है। ये इंडियन हिस्ट्री में सैकड़ों बार हुआ है कि भारत को किसी ने इन्वेड किया है, बट ऐसा इतिहास में एक जगह भी उल्लेख नहीं है जब भारत ने अपनी सीमा को एनक्रोच करके किसी की धरती पर जमीन पर पैर रखकर उनकी लूटपाट करने की कोशिश की। हमको लूटा गया, खसोटा गया। रॉबर्ट क्लाइव जैसे ने 17 जहाजे भर के सोना लेके गया। सोमनाथ टेम्पल को मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी ने कितना लूटा खसोटा, कोई पार ही नहीं है उसका। सोने की चिड़िया कहने वाला ये देश, उसकी धरोहर केवल इतनी है। हम में ये बात अच्छी है, हम क्षमा भाव धारण करते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विनीत, बलहीन और सरल। समझे बच्चों क्या कहा मैंने? कहा क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास दांत है, जहर है, वो क्षमा करे तो समझ में आता। लेकिन जिसके दांत भी नहीं है, जहर निकाला गया है, उसका क्षमा करने का क्या तात्पर्य है? इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम।
एक बहुत सुंदर लेटर मैं आपको साइट करता हूं। वैसे आपको आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, मैंने आपके बीच में कई दफे इस बात को डिस्कस किया है कि लाला लाजपत राय बोलो बच्चों, लाला लाजपत राय स्वयं एक दिगंबर जैन थे। कहानियां किससे तो यहां तक कहते हैं कि जेल में रहने का प्रसंग आया था तो अनछने पानी का प्रयोग नहीं करना, इसलिए कितने दिन प्यासे रहे और सुनते हैं कॉपर के वायर भी चूसते रहे कितने टाइम। मैं नहीं जानता इसकी सत्यता क्या है, बट लाला लाजपत राय जो दिगंबर जैन है, एक बार उन्होंने चीड़ कभी कभी पैदा होती है बच्चों। कब? जब हम निरंतर कोशिश किए जा रहे और सफलता हाथ में मिलती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है धैर्य ये वीरों का एक बहुत बड़ा गुण है। कब होगा ये मत पूछो। धैर्य, यू जस्ट गो ऑन डूइंग योर वर्क। जो गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, irrespective of what the fruits you are reaping, irrespective of the time in which the fruits will be reaped, you just go on, तुम तुम्हारा काम करो। फल की तरफ देखने में तुम अपना काम ढंग से नहीं कर सको। बट लाला लाजपत राय कहीं अनईजी होते दिख रहे और कहीं ये क्लेम कर रहे हुए कि अहिंसा की चरम सीमा के कारण ही भारत का अधःपतन हुआ है। क्या कहा? अहिंसा की चरम सीमा के कारण ही। चरम सीमा समझ में आता है? क्लाइमैक्स, उसका हाईएस्ट पॉइंट, अति अति। अहिंसा की सभी मर्यादाओं को पार करने के कारण ही आज झुलस रहा है बंधनों में हमारा भारत, और इसलिए अधःपतन में गिर रहा है। अब वो समय है जब हमें हथियार उठाना चाहिए। लाला लाजपत राय इम्पेशेंट हो गए। देखो वे क्या लिख रहे हैं। एक बार की बात है, लाला लाजपत राय अहिंसावादी जैन धर्म में ही जन्म थे, तथापि एक बार उन्होंने उत्तेजनावश ऐसा लिख दिया था कि अहिंसा सिद्धांत के चरम विकास के कारण ही भारत का अधःपतन हुआ है। सब समझ रहे बच्चों? ये सेम बुक है, महात्मा गांधी और उनका संदेश, ये बुक है। गांधी जी ने उसका क्या उत्तर दिया था, ये सुनने लायक है बच्चों। गांधी जी कह रहे, यू बीइंग अ जैन you are saying like this, people like us have got influenced and changed ourselves, transformed ourselves according to Jainism. और तुम्हें विश्वास नहीं है अहिंसा पर? अभी देखो गांधी जी क्या कह रहे। यद्यपि मैं लाला जी का बहुत आदर करता हूं, फिर भी मैं उनके इस मत से सहमत नहीं कि अहिंसा सिद्धांत के चरम विकास के कारण ही भारत का अधःपतन हुआ है। गांधी जी ने कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ा बच्चों। चाहते, ओहो, चाहते तो क्या नहीं होता बच्चों, चाहते तो क्या नहीं होता। 13 अप्रैल 1919 वेरी सॉरी इज फेमस फॉर जलियांवाला बाग। इनकी मम्मी ने याद किया था, यहां से याद है, 3 months बिफोर, आपको याद आ रहा होगा। जलियांवाला बाग मासाकर हुआ था बच्चों, हत्याकांड हुआ था, जहां पर बिना किसी इंटीमेशन के जनरल डायर ने एक मैदान पर, अमृतसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस स्थान का नाम जलियांवाला बाग, और वैसाखी का रिलीजियस फेस्टिवल मनाने आए थे। घेर लिया मिलिट्री ने, एक ही दरवाजा था उसको बंद करने का।
10 से 15 मिनट बुलेट्स चलाएंगे, 1000 आदमी को धराशायी कर दिया। कितने लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगे, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। कुछ कुएं जैसे थे, दे वर आल्सो ड्राइड अप, उनमें जो जो कूदे वे भी मरे। 1000 जन वही निपट गए एक ट्रिगर में। ओके, ये 1919 में हुआ बच्चों। गांधी जी ने पहले, और थोड़ा मैं पीछे चलकर कुछ बात करता हूँ, वैसे मैं 2-3 घंटे और बात कर सकता हूँ, बट आई थिंक दिस विल बी माय लास्ट सेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि 1757 में, इट वॉज जस्ट अ सेंचुरी बिफोर द नेशनल अपराइजिंग। नेशनल अपराइजिंग कब हुआ था? 1857। कब? अब क्या कहते उसको, 1857। ठीक एक वर्ष पहले क्या था उसकी विशेषता मैं बताता हूँ। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अधिकार जमा लिया। It started dominating and ruling India. It was 1757. 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज करने के बाद ब्रिटिशर्स took over. It was 1857 when Britishers took over. गांधी जी ने यहाँ पर इस धरती पर कदम रखा 1915 में, जब उनकी सब पढ़ाई वढ़ाई करके आ गए हुए जहां से उनको आना था। और अफ्रीका में भी अभी चमका के आए थे उनकी तलवार को। कौन सी तलवार को? अहिंसा की तलवार। क्या है? मर जाए इनकी, क्या है, बहुत सुंदर छंद है। लड़ते हैं मगर कोई हथियार भी नहीं है। बहुत सुंदर, मैं भूल रहा हूँ ऊपर का इनिशियल। साउथ अफ्रीका में ही थे। साउथ अफ्रीका में पहला रिवॉल्यूशन चालू किया गांधी जी ने, और वो भी इसी के अगेंस्ट था। सब सप्रेशन नहीं, और वहां पर हिंदे केसरी उनको पदवी बहाल की थी ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद इस धरती पर कदम रखा उन्होंने। ये तो नेटिव था। 1915 में पहली बार आए। कितने साल से जकड़न में था भारत? ऑलरेडी लगभग 160-170 साल बीत गए हैं। अभी भारत उसी गुलामी की बेड़ियों में है। कोई करवट लेने की सोच भी नहीं रहा है। 1915 में कदम रखा गांधी जी ने, फिर एक एक सीन सिनेरियो स्टडी करने लग गए, और धीरे धीरे बात चालू की ब्रिटिशर्स से। और ब्रिटिशर्स ने वादा किया गांधी जी को, वी आर हियर टू हेल्प यू, हम आप ही के लिए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, इसी के लिए। गांधी जी ओके भाई, इतना अच्छा तो व्हाट रॉन्ग देन। 1919 में ये बहुत बड़ा हत्याकांड करा दिया ब्रिटिशर्स ने। गांधी जी ने तुरंत निषेध के रूप में जो उनको पदवियां मिली थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, हिंद केसरी, केसरी हिंद, जो भी देख लेना, तुरंत कंडेम किया उसको, और ओपनली पब्लिकली ये बोल दिया, हमें नहीं चाहिए आपकी ये पदवियां। आप इन पदवियों को देखकर हमको खरीदना चाहेंगे और हमारा मुंह बंद करना चाहेंगे, ये होगा नहीं। हमारे भाई बंधुओं पर आप आक्रमण करेंगे, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। गांधी जी थोड़ी सौम्य भाषा में बात की थी, मैं थोड़ा सा उत्तेजना में बात कर लूं। 1919 में उन्होंने बहुत बड़ा हत्याकांड करा है। ओके, इट वॉज इन 1920 नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू की गांधी जी ने। एक सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए, मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंचूंगा ही, बट लाला लजपत राय को वो जो उत्तर दे रहे हैं, अहिंसा में कितनी तगड़ी आस्था रखते हैं, ये देखिए जरा बच्चों। अभी अभी 1000 जनों को भून दिया है वहां पर, और इन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया। किसी की दम हो तो रोक कर दिखाओ। और इनकी जितनी भी रैली, जितने भी आंदोलन हुए, मौन, कुछ भी डिस्ट्रक्शन है। आजकल रेले वेले जलाते हैं,
बसें जलाते हैं, कांचे फोड़ते, देखा आपने बच्चों? ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ दंगे होंगे, ये तो सब सवाल नहीं खड़ा होने। 2 साल कंटिन्यूटी में इन्होंने नाक में दम पैदा कर दिया गांधी जी ने। क्या करके? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इनके साथ लाखों लोग जुड़ गए बच्चों, जिन्होंने गन के बल पर हजारों को भून दिया। यहां पर एक जन को भी नहीं भूनने की ताकत हुई उनकी। गांधी जी का इतना माइटियर वेपन था। 2 साल बीत गए बच्चों। 2 साल के बाद अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ख्याल में आया, इनकी कुछ कंडीशंस हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये बुड्ढा बड़ा भारी जाएगा। सब पूरे देश की आंखें इन पर गड़ी थी। गांधी जी मतलब ही वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ही वॉज गॉड फॉर द पीपल। अरे इनको कुछ नहीं होना चाहिए। और अपने जीवन में मैंने कहा है, जब भी कुछ होता था, जेल में जिस दिन कदम रखा, फास्ट अनटू डेथ। उनके उपवास में मैंने कभी बताया, जिक्र किया होगा, लगभग 3-1 हजार उपवासी किए हैं उन्होंने। कुछ भी हो जाए उपवास। और इतना धारदार हथियार था ये। लोग बेचैन रहते थे बाहर, और यहां अंदर पुस्तकें लिखते रहते थे। कह रहे जब तक हमारे पूरे नहीं होंगे वचन आपने दिए हुए, तब तक दिस थिंग विल गो। हम कुछ भी डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे। भागकर जाने की भी कोई हमें सहूलियत भी देगा, तब भी हम भागेंगे नहीं जेल से। सोक्रेटिस को सहूलियत दी थी, आप जानते हो। अंतिम समय में सोक्रेटिस को कह दिया गया था, अब भागो यहाँ से, आपकी जान बच सकती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं कर सकता, भागना भागना ये मेरे से नहीं बनेगा भैया। लेट द डेथ कम, आई विल ओवरकम इट। क्या कहा? मरण आने दो, मैं उसको जीत लूंगा। सोक्रेटिस आज भी जिंदा है, आज भी जीसस जिंदा है, और गांधी जी आज भी जिंदा है। नाथुराम उसे मार नहीं सके। और इसका प्रमाण ये है बच्चों, अभी कुछ साल पहले, 2-5 साल पहले, एक जन ने महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू को, किसी पॉलिटिकल लीडर ने ही, जहां तक मैं समझता हूं, गोलियां बहुत चलाई, ठो 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 ठो। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा निष्कर्ष के बाद? गांधी जी अभी भी जिंदा है। दिस इज इनफ टू प्रूव। एनीवे, क्योंकि गांधी हाड़ मांस का कोई आदमी है भी नहीं। गांधी एक सिद्धांत है, दर्शन है। एनीवे, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, 1920 टू 1922 ये उनका 2 साल नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला। फिर टॉक हुआ दोनों का। गांधी जी ने कहा ओके, हम पीछे हट जाते हैं, आप आपकी मांगे पूरी, हमारी मांगे पूरी करें। लेकिन गांधी जी ने तुरंत क्या किया बच्चों? उससे पहले क्या किया? उससे पहले देखो गांधी जी के प्रिंसिपल्स देखो बच्चों। मैं रामचंद्र जी को और गांधी जी को आमने सामने थोड़ा खड़ा करके दिखाता हूँ। गांधी जी ने पहले एक लेटर लिखा टू द वायसरॉय कि हमारे माए बाप, वी आर डाइंग हियर, डू समथिंग। क्या लिखा? हमारे माए बाप लोग यहां मर रहे। अप्रोच करने की स्टाइल देखिए उनकी, ताकत इतनी लेके बैठे, सब जानते हैं आगे की बातें। वायसरॉय ने उनके लेटर को फाड़ दिया। वायसरॉय ये बोल रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अभी गांधी कुछ नहीं कर सकेगा, नो नीड टू वरी गांधी। मैंने उसकी आवाज दबा दी है, हमेशा के उसको खत्म कर दूंगा। गांधी जी को समझ नहीं पाए थे। गांधी जी ने कहा कि रामचंद्र जी को खड़ा करता हूं। पहले रावण ने आकर सीता का हरण किया। रामचंद्र जी ने शांति प्रस्ताव चालू किया, मेरे भाई लौटा दो भैया। इतना पेशेंस किसके पास होगा बच्चों? आपकी वस्तु कोई आपसे लेके चला जाए तो आप शांत बैठेंगे क्या? नम्रता से बर्ताव करेंगे क्या उसके साथ? कि गला पकड़ेंगे? अरे करेंगे क्या? तुम हमारी सीता ले गए और हम तुम्हें निवेदन कर रहे, भैया लौटा दो भैया। शांति पर शांति के प्रस्ताव जा रहे हैं। भैया कुछ कर लो, विभीषण भैया तुम मैनेज कर लो, हम नहीं करना चाहते भैया, नहीं करना चाहते।
हमारी मजबूरी का लाभ मत उठाओ। गांधी जी ने देखा कि ये हमको इल ट्रीट कर रहे। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, बोले समझदार कम है, वॉइस रॉय समझते नहीं है अभी ज़्यादा। दादा भाई नौरोजी को कहा जाओ समझा के आ जाओ, बच्चा है अभी मान जाएगा, तुम्हारे तरीके से समझा के आ जाओ। वहां पर भी उत्तेजित हो गए वे। सम्यक दृष्टि कैसे होता है देख रहे बच्चों। जब सभी नाकाम हो गए उपाय, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हो गया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब बच्चों शब्द क्या है आपके मराठी हिंदी में? असहयोग आंदोलन। आप क्या कह रहे हैं? सविनय अवज्ञा। शाबाश, ये कहां से शब्द उठा है? मजा आ गया। टेक्स्ट बुक में ये हिंदी वर्ड कैसे? हिंदी टेक्स्ट में बहुत अच्छा वर्ड है, सविनय अवज्ञा। रूडली बिहेव नहीं करना है आपको, आप अड़िग रहो आपके प्रिंसिपल्स पर सम्मान भी करते रहो। ये यदि डुअलिटी, यदि स्यादवाद हमें जम गया तो मजा आ गया। गांधी जी का कोट बीच में भी पढ़ के दिखाता हूं, बहुत सुंदर कोट उन्हीं के शब्दों में। हरिजन नाम की पत्रिका जो 21 जुलाई 46 में पब्लिश हुई थी। कब? पत्रिका का नाम बच्चों हरिजन। क्या लिख रहे हैं यहां पर? पहले मैं मानता था कि मेरे विरोधी अज्ञान में है, आज मैं विरोधियों को प्यार करता हूं, क्योंकि अब मैं अपने को विरोधियों की दृष्टि से भी देख सकता हूं। आगे का लाइन थोड़ा सा गौर कीजिए। मेरा अनेकांतवाद, अनेकांतवाद केवल जैन दर्शन में वर्ड है बच्चों। मेरा अनेकांतवाद सत्य और अहिंसा इन युगल सिद्धांतों का ही परिणाम है। एनीवे, अभी देखिए और एक गांधी जी को फायदा कैसे हुआ। 1922 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया, अंदर डाल दिया गया जेल में। गांधी जी को जैसे जेल में डाला उसके बाद दो टीम्स, अभी तक सब शांति थी आज तक, दो टीम्स चालू हो गए, लेफ्ट एंड राइट्स। लेफ्ट एंड राइट्स कहेंगे मुक्ति उसको। एक गरम दल वाले और एक नरम दल वाले, कुछ हिंसा से काम आएगा मानने वाले और कुछ गांधीवादी। नहीं, लाठी वगैरह कुछ हाथ में नहीं लेंगे। अब गांधी जी ने क्या किया? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी क्यों रुका समझिए, बहुत सफलता अर्जित की असहयोग आंदोलन में, नाक में दम पैदा हुई। बट अचानक आप जानते होंगे चौरी चौरा में, यूपी में गोरखपुर के पास चौरी चौरा में एक थाने को घेर कर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया, अंग्रेजों को जिंदा जला दिया। अब इससे तो बहुत खौफ हो गया है ब्रिटिशर्स को। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, ऐसा कुछ स्वातंत्र सेवक मानते थे। बट गांधी जी ने यह कहा नहीं, नॉट एट दिस कॉस्ट, इस कीमत पर हम नहीं। वे और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट बंद किया, अनशन की तैयारी करने लगे। हमारे लोगों ने ऐसा कैसे किया? वे जेल में चले गए। जेल में रहकर भी उन्होंने 6 साल के उनके जेल सुनाए गए बच्चे, 22 to 28। 6 साल जेल के बाद तय होने के बाद वे अंदर से चिट्ठियां जारी करते रहे, हिंसक उपाय कोई नहीं करे, कोई भी तोड़फोड़ न करे। अंग्रेजों पर ऐसी छाप बनी उसकी। जेल की थी उन्होंने 6 साल की, बैकफुट पर आकर उन्होंने केवल 2 साल की। और बाहर ये झूठी खबर फैला दी कि ये बीमार है इसलिए छोड़ रहे, जबकि ऐसा नहीं था। उनको लगा ये आदमी तो हमारे काम का है, ये बाहर भारतीयों को हम रोक नहीं सकेंगे, इनसे तो काम बन रहा है हमारा। वे ये नहीं समझ रहे थे ये स्लो पॉइजन जैसा काम कर रहा है। एनीवे, स्लो पॉइजन मतलब उनके लिए पॉइजन जैसा काम है। मैं तो ये कह रहा हूं कितनी शांति से और अपने अपने प्रिंसिपल्स पर अटल। आप जानते होंगे रामचंद्र जी ने भी रावण को
कितने मैसेजेस? 7 संदेशे भेजे, 8 संदेशे भेजे, शांति के प्रस्ताव भेजे, ये कहकर हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, हमारी सीता को लौटा दो। कोई इंटरेस्ट नहीं। और एक बार युद्ध चालू होने के बाद अब तुम बच सकोगे नहीं। और अभी भी हम तुमको बचा सकते हैं, अभी भी तुम सोच लो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। हमारी शांत रहने का तुम्हें फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं, ये गांधी जी का जीवन हमें समझना चाहिए। 2 प्रकार से उन्होंने लड़ाई की, एक सत्याग्रह और एक असहयोग आंदोलन। सत्य का आग्रह और बाह्य वस्तुओं का की उपेक्षा, इग्नोरेंस, उसको उपयोग में नहीं लेना, विदेशी वस्तुओं को उपयोग में नहीं लेना। हमारा प्रिंसिपल भी मुक्त होने का इसी प्रिंसिपल पर चलता है। बाह्य वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना और अपनी वस्तुओं पर ध्यान देना। अस्थि पर कहना हो तो एकत्व का आराधन करना, और नास्ति पर कहना हो तो विभक्त से लक्ष्य हटाना। सेम पॉलिसी, सेम। इसलिए इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख को तुच्छ बताया गया इंद्रिय नामक पाठ में हम देख रहे थे। क्योंकि इंद्रिया जिन जिन को पकड़ती है, ग्रहण करती है, वो सब रूपी वस्तुओं को ग्रहण करने में हमारा कोई लाभ नहीं। हाँ, यदि तुम समर्थ नहीं हो अभी बाह्य वस्तुओं को छोड़ने के लिए, तो कुछ एक वस्तुओं की मर्यादा हम तुम्हें करके दे देते हैं, उनमें तुम संतुष्ट हो। बट इसका भी चेकआउट टाइम तय है और कंडीशन भी तय है। ये हमें इसीलिए दे रहे हैं हम तुम्हें, क्योंकि इसके बदले में हम तुमसे इन्हीं का त्याग करेंगे। कितने जन समझ रहे बच्चों मुझे? फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजों को उखाड़ना है यहां से, असहयोग कर दो उनकी वस्तुओं का, बट रेल से असहयोग मत करो अभी तुरंत। क्यों? बड़ी बड़ी रैलीज करनी है आपको, आंदोलन करने है, तो उन्हीं के रेल का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो यह तब तक करते रहिए जब तक, और क्योंकि इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को बाहर भी नहीं भगा सकेंगे। इंद्रियों का प्रयोग उपयोग आप पूर्णतया निरस्त नहीं कर सकते होंगे, तो इंद्रियों का प्रयोग केवल इसके लिए करिए, भगवान को देखेंगे, आत्म संबंधी चर्चा को सुनेंगे, उसी को पढ़ेंगे। इंद्रियों का प्रयोग इसके लिए आप कर सकते हो, वो भी एक टाइम लिमिट सेट है, उसके बीच में काम कर लो, फिर स्थावर में चले गए, फिर वो भी चांस गया, आपसे छीन लिया जाए। हूबहू उसी पॉलिसीज पर सब कुछ चलता है बच्चों। एनीवे, मैं लाला लाजपत राय के अहिंसा के निषेध का जो उत्तर गांधी जी दे रहे उसकी तरफ आता हूँ। गांधी जी कह रहे, यद्यपि मैं लाला जी का बहुत आदर करता हूँ, फिर भी मैं उनके इस मत से सहमत नहीं कि अहिंसा सिद्धांत के चरम विकास के कारण ही भारत का अधपतन हुआ है। आमजन क्या मानते हैं बच्चों? आमजन यही तो समझता है, हम कोई चुड़िया थोड़ी पहन कर बैठे हैं। ऐसा नहीं, आज के जमाने में ऐसा नहीं चल सकता। गांधी जी का जमाना कोई ऐसा थोड़ी था, और सब जगह ही राज करते थे ना ब्रिटिशर्स। यही से चालू हुई है बगावत, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। एक भी हथियार, एक भी डंडा तो तब लिया है जब चलना नहीं बना उनसे। ऐसे कोई ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने नहीं आए जिनसे यह विश्वास किया जा सके कि अहिंसा की पराकाष्ठा से ही हमारे मानवीय गुणों का घात प्रतिघात हुआ है। पिछले लगभग 1500 वर्षों में भारत राष्ट्र ने शौर्य वीर्य संबंधी अनेक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। फिर भी यदि हम टूटे तो केवल अपनी अंतर कलहों के कारण, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, अंतरंग हमारे द्वंद्व और झगड़ों के कारण। स्वराष्ट्र के प्रति समर्पित प्रेम करने के बदले पारस्परिक स्वार्थों के कारण ही हमारा अधपतन
हुआ है। हम तो यहां तक भी कह सकते हैं कि धार्मिक वृत्ति की अपेक्षा अधार्मिक वृत्तियों के कारण ही हमारा अधःपतन हुआ है। ये गांधी जी का कोट मिलेगा आपको यथार्थ प्रकाश ग्रंथ में। सॉरी, मैंने दूसरा कोट दिया था आपको। ये कोट है यथार्थ प्रकाश ग्रंथ एंड पेज है इसका 56। गांधी जी के एक दो कोट और पढ़ता हूं मैं, फिर मैं दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ूंगा। द मेन प्रिंसिपल ऑफ द जैन्स इज कंपैशन। यह महात्मा गांधी दैनिक नवाकाळ, एक पत्रिका छपती थी मराठी की, कौन सा? दैनिक नवाकाळ। आज भी हो सकते, मैं नहीं जानता। ये 1932 में गांधी जी ने एक लेख लिखा, 27 नवंबर 1932 में। उसमें एक लाइन गांधी जी ने स्वयं ने लिखी थी जो सब जगह गई थी। द मेन प्रिंसिपल ऑफ द जैन्स इज कंपैशन टुवर्ड्स द लिविंग क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड in their entirety. I consider all of them Jains who follow this principle of ahimsa towards their fellow beings. हिंदी अर्थात भूत दया, जीव दया जैनों का मुख्य तत्व है। मैं सब अहिंसावादी लोगों को जैन ही समझता। अच्छा बच्चा, मैं और एक बात शेयर करना चाहता हूँ बच्चों अभी आपसे। अभी मुक्ति आई है आज ही, तो मुक्ति अभी शेयर कर रही थी। मुक्ति वैसे पूछ रही थी कि क्या चल रहा है, तो मैंने कहा अभी मैं गांधी जी इन रिलेवेंस विद जैनिज्म ले रहा हूँ। शायद आज अंतिम सेशन होगा। वैसे 2 अक्टूबर को सामने रखकर अचानक क्लिक और मैंने चालू किया और उसका हेडिंग दिया है मैंने, गांधी एक प्रच्छन्न जैन। ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है कभी, ना कभी सुना है, बट एक महज इत्तेफाक है। ये कुल 3 दिन पहले एक क्या नाम है उनका, बोलिए? प्रोफेसर सेबेस्टियन। क्रिश्चियन होना चाहिए, है ना? तुम बोले क्या पढ़ाते हैं ये? हमें सांख्य पढ़ाते हैं, सांख्य दर्शन पढ़ाते हैं। एक पीएचडी होल्डर है, सब इंटेलेक्चुअल्स ही है, आईआईटी में पढ़ाने वाले। वो हंसते हंसते ये बोले 3 ही दिन पहले, गांधी जी को तो मैं एक प्रच्छन्न जैन समझता हूँ। सेम वर्डिंग्स में वो बात आई। इतना आनंद हुआ मुझे, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल सेम वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। और सबके सामने क्या हो उन्होंने कि गांधी को तो मैं प्रच्छन्न जैन समझता हूँ। खुलकर जैन नहीं थे। खुलकर जैन यदि घोषित करने लग जाए तो उनकी नेशनल इंटीग्रिटी का प्रोग्राम थम जाता। नेशनल, राष्ट्रीय एकता का उनका मिशन रह जाता। और उनका मूल मोटो था तब अस्पृश्यवाद दूर करना, जाति प्रथा को दूर करना। बच्चों, गांधी जी को वैसे ही बहुत बदनाम किया गया। आपने एक डायलॉग जरूर सुना होगा। गांधी जी का प्रिंसिपल ये था कि कोई एक गाल पर एक तमाचा मारे तो दूसरे गाल को आगे करना चाहिए, उसके दूसरे तमाचा मारो भैया, उसके लिए तैयार है। सुना है आप लोगों ने इसे, गांधी जी का प्रिंसिपल? आपको मैं ये भी फैक्ट आज शेयर कर देता हूं, शायद आप इतना पढ़े सुने, ये जरूरी नहीं। स्पीच चल रहा था उनका हरिजनों के बीच, तब हरिजनों को कहकर उन्होंने ये कहा, हम उच्च वर्णियों ने आपके प्रति इतना कहर ढाया है, इतना आतंक फैलाया है, आज तक कितनी पराधीनताओं में रखा है आपको। एक टाइम ऐसा था, आपने तो पढ़ा होगा सिविक्स कम्युनिटी लिविंग में, कि कुछ ट्राइब्स को, कुछ कास्ट्स वालों को पीछे चलना है तो झाड़ू लगा के चलो। बच्चों, पहले आपके हल्के शब्दों का प्रयोग करता हूँ थोड़ा, तो आपको गंभीरता आएगी। टट्टी पेशा एक विशिष्ट क्लासी होता था। यकीन नहीं मानेंगे बच्चों आप, इतने बड़े बड़े, क्या कहा, हाथ जितने बड़े बड़े डब्बे विष्टा भर के उनको ढोना पड़ता था। विष्टा मतलब समझ में आ रहा होगा, वही
जो अभी अभी मैंने कहा, ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं। और वे बर्तन कोई सोने चांदी के तो होते नहीं होंगे, तो वे लिटरली सालों पहले के, तो लिटरली ये सबका मल ढोते ढोते उनका पूरा शरीर भी भर जाता था उससे। और उनको हद तो यहां तक थी कि प्यास से मर जाएगा वो, उसको पानी नहीं पिलाएगा कोई, तो इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। मैंने आपको बताया था कभी, गांव के बाहर एक विशिष्ट कुआं होता था जिस पर हड्डियां रखी रहती थी, उसी का पानी पीना तो मर जाता था, उसको कोई अपना बर्तन नहीं देता था, ये नहीं देता था। जाति प्रथा इस कदर थी, और गलियों से गुजर नहीं सकता था चाहे जिसो, और बाय चांस गुजरना है गलियों से, पहले दंड ठोकना पड़ता था उसको, मिन्नतें करनी पड़ती थी वही खड़े रहकर। कहते चुप खड़ा रह रहे वहां पर जा। सब जन अपने अपने कपड़े अंदर लेते, सब करते थे, ये करते थे, दरवाजे बंद करते थे, फिर गली भी धोनी पड़ेगी, चल हट यहाँ से, ऐसे सब इल ट्रीटमेंट चलता है। उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, तुम अंग्रेजों से लड़ना चाहते हो, बट योर अप्रोच इज नॉट प्रॉपर। यहां पर तो 1000 टुकड़े पड़े हैं तुम्हारे, और ये अप्रोच किसी ने सोचा ही नहीं था। डोंट माइंड बच्चों, मैं सही बात कह रहा हूं आपको, तिलक वगैरह भी हुए, लेकिन तिलक वगैरह को भी बुद्धि नहीं थी इतनी, मतलब मैं गलत प्रयोग नहीं करना चाहता, सबने अपने अपने तरीके से काम किया, बट तिलक एक ब्राह्मण थे, अब लिटरेचर पढ़ लेना, ये सब ब्राह्मण वर्ग के थे, उच्च वर्णी, ये कैसे अस्पृश्यतावाद को हटा देंगे, इनका डिग्निटी कम नहीं होगी। चलो एग्जाम्पल देता हूं, लोकमान्य तिलक मरने के बाद गांधी जी उनको अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़े, उनको कंधा नहीं देने दिया। यू आर नॉट ब्राह्मण, यू कांट। इतनी जाति प्रथा चाहे वो सब चलता था वहां पर। गांधी जी ने सबके बीच में, गांधी जी थोड़े कहना चाहिए बड़े ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं थे, उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, पूरे समाज इकट्ठा हुई थी, वो पीछे नहीं हटे, 2-3 मिनट शांत रहे, फिर आगे बढ़े, दे दिया कंधा, सबको लगा ये राड़ा करेगा सबके बीच में। राड़ा समझ में आता है ना, अपना राड़ा तो अपना ही चलता है, वे लोग नहीं समझेंगे हिंदी भाषा। कंधा दे दिया, कंधा दे दिया, इतना ही नहीं किया उन्होंने, एक मुसलमान खान बाबा का हाथ पकड़ा, उसको भी कहा, तो इतने नाराज हुए, और उस दिन से 2 टुकड़े पड़ गए, एक तरफ खड़े हो गए सब। जाति प्रथा वो सब मानते ही थे, वे उच्च जाति वाले थे, वे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जबकि तिलक तो कम से कम अंदर से मानते थे ये गलत है, लेकिन सपोर्टर्स के कारण ओवर करो कुछ बोल नहीं पाते, मंच पर हल्की जाति का कभी आ नहीं पाता था। गांधी जी के बाद पहली बार हुआ हल्की जाति मतलब हल्की और बाहरी, तो ये खत्म ही किया गांधी जी। भंगी भी सब उनके चौक में और सब जगह, वो कह रहे मुझे नहीं रखना है जाति, वे एक समाज सेवक के रूप में उभरना चाहते थे, बस वे चाहते थे जब तक एक मालम ये नहीं पिरोए जाएंगे तब तक हम एकजुट कर ये लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। जिन्ना वॉज ऑल्सो अ जैन बच्चों। जिन्ना जानते हो, जिन्ना, और जिन्ना ने कहा था अपने स्पीच में, मैं बेसिकली जैन था, मुझे डिस्कार्ड किया गया, मुझे बहिष्कार किया गया मेरी जाति से, मैं क्या करता। बहुत होता था जाति प्रथा ऐसे बच्चों, जैनियों में भी बहुत होता था, किसी ने कुछ किया अलग, किसी ने कुछ किया अलग। मुलायम सिंह यादव का नाम कितने जन ने सुना है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो तो लेट इज नो मोर नाउ, उनके लड़के हैं अखिलेश यादव, यूपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अखिलेश यादव का नाम सुना है। उन्होंने स्वयं ये कहा स्पीच में, हम लोग जैन थे पहले, फिर आप लोगों ने, और कुन भारती में बोल रहे थे अपने ट्रस्ट में, फिर आप लोगों ने हमें जैन मानना बंद किया, फिर हम लोगों ने भी हमको जैन मानना बंद किया, हम क्या करते। मतलब जाति प्रथा इतनी क्लाइमैक्स पर थी तब चैलेंजेस कुछ नए थे, और जितने उभर रहे थे रिवॉल्यूशनरीज, जैसे तिलक है, सावरकर है, वे सब ऑलरेडी उच्च वर्णीय थे, ब्राह्मण ही थे,
वे कैसे चाहेंगे? इतना इतना जल्दी नहीं था ना, वो इतना संभव नहीं था वो धागा तोड़ देवे फटाफट। एनीवे मुझे तो इतना क्या, मैं कहाँ से कहाँ चला गया। मैं क्या बोल रहा था वैसे एग्जैक्टली? हाँ हाँ, देखो जितने भी अहिंसा के फॉलोअर्स हैं, मैं उन सबको जैन सी मानता हूँ। गांधी जी का कोट, अंतिम एक कोट यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर मुझे आज ये पूरा भी करना है। 20 मिनट में आई विल ट्राई टू कंप्लीट टुडे, एनी हाउ आई विल कंप्लीट इट। वस्तुतः सत्य और अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महात्मा गांधी एक स्थल पर लिखते हैं। महात्मा गांधी क्या लिखते, देखो, एक जैन मुनि ने एक बार मेरे संबंध में ठीक ही कहा था कि मैं अहिंसा का उतना बड़ा पुजारी नहीं हूं जितना कि सत्य का हूं। मैं सत्य को प्रथम स्थान देता हूँ और अहिंसा को उसके बाद का कारण। जैसा कि उन्होंने कहा था, मैं सत्य की खातिर अहिंसा का बलिदान कर सकता हूँ। सच तो यह है कि सत्य की खोज के क्रम में ही मैंने अहिंसा को पाया है। वन एंड द सेम थिंग अपने हिसाब से। सत्ता को जो स्वीकार करेगा, उसके फलस्वरूप वो दूसरों की भी सत्ता को मानेगा, तो हिंसा क्यों करेगा? सत्य ही जन्म देता है अहिंसा को। इसलिए उन्होंने कहा भी था कई बार, सत्य और अहिंसा में यदि मुझे चयन करना पड़े तो मैं सत्य को चयन करूंगा। आइए आज थोड़ा सा हम झांकते हैं उनके आश्रम में जाकर, साबरमती आश्रम में जाकर। चलिए, साबरमती आश्रम के फटाफट में कुछ रूल्स लिखा देता हूँ आपको, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कैसे जैनिज्म का इम्पैक्ट था, ये आपको पता चलेगा। देखो, लिख रहे हैं सब 12 रूल्स। उससे पहले मैं और एक बात कहूँगा। येरवड़ा जेल में थे गांधी जी, जानते हैं? पूना के येरवड़ा जेल में। वहां से मंगल प्रभात एक पत्रिका निकलती थी। मंगल प्रभात पत्रिका में एकादश व्रत प्रकाशित हुए एक बार। कितने? एकादश व्रत, 11 व्रत। उन्होंने ये 11 व्रत के ही आधार से उनके साबरमती आश्रम के 12 नियम बनाए थे उन्होंने। जिनको आश्रम में दाखिल होना है 12 नियम पालने। ये व्रत ही कहो आप, जीवन आजीवन ये होने चाहिए, हर एक जन को होने चाहिए। वैसे एक पहला क्या होगा बच्चों? अहिंसा। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। वे थोड़ा प्रेफरेंस सत्य को देते थे। वे समझते थे कि इसी से अहिंसा का जन्म होता है। वन एंड द सेम थिंग। हम तो एक ही चीज मानते हैं, सत्य में अहिंसा का रूप है, अहिंसा में अचौर्य का रूप है, सब में सब का रूप है। पहला सत्य, ट्रुथ। सेकंड, नॉन वायलेंस, अहिंसा। थर्ड, नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब बच्चों अचौर्य। स्टील करना मतलब समझ में आता है ना बच्चों? STEAL, जानते हो बच्चों? अरे बच्चों, मैं आपको पूछ रहा हूँ, स्टील जानते हो क्या? स्टील चुराना मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या समझते हो आप? क्या समझते हो इंग्लिश में चोरी करना मतलब क्या? कुछ वर्ड नहीं है क्या आपके दिमाग में? एक रॉबिंग होता है, स्टीलिंग होता है। आपको नहीं गया होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। एनीवे, नॉन स्टीलिंग। 3, चास्टिटी, ब्रह्मचर्य, CHASTITY। 5, नॉन पोजेशन। अब देखो नियम अपने ही सब 5 व्रत है। अब आगे क्या कहेंगे 7 देखते चलिए आप। नॉन पोजेशन, अपरिग्रह। 6वां, कंट्रोल ऑफ द पैलेट। कंट्रोल ऑफ द पैलेट मतलब रसना इंद्रिय पर जय करना, अच्छे बुरे की बात करना नहीं। यहां पर लगभग वहां पर भोजन ऐसे ही बनते थे बच्चों। स्वयं गांधी जी रोज अपने भोजन में नीम की चटनी बनाकर खाते थे, और वे मानते थे नीम की चटनी अच्छी लगेगी आपको? ठेचे के बदले कहा है, नीम की चटनी बनाना है कल से भोजन में।
हर आदमी को तो करेला भी मुश्किल है, मुंह टेढ़ा करता है कितना। उनका था कहना कि, और वहां पर स्पाइसेस वगैरह, नमक वगैरह, ऐसे रस का त्याग वगैरह खूब चलता था। वे मानते थे इसको, ये अनिवार्य पार्ट है इसका, रस नहीं इंद्रिय जाए। कंट्रोल ऑफ पैलेट, PALATE। 6 हो गए। 7वां बच्चों, स्वदेशी, नो फॉरेन मटेरियल। 8वां, एथिकल भी है स्वदेशी, एथिकल मतलब हम उनको देखें तो सम्यक दृष्टि के जीवन में पाया जा सकता है। मोर ओवर यही प्रेफर करेगा वो, क्योंकि जो बाहर से आएगा महंगा भी आएगा और उसमें आसक्ति भी समाई है। जो यहाँ मिल रहा है तुम्हें बाहर से, इतना क्या पड़ा है। विदेशी फ्रूट क्यों खाना है भाई? विदेशी फ्रूट सस्ता मिलेगा क्या? सीजनल मिल सकेगा क्या? स्वास्थ्य के लिए भी उतना फ्रेंडली होगा क्या? एक उदाहरण दे रहा हूं। चलो कितने हो गए? 7। फियरलेसनेस, निर्भय होना, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। अब ये तो आपको लगेगा ये क्या नियम है? नहीं, बट है। उन्होंने भय के नाम भी ऐसे लिखे जैसे ऐसा प्रतीत होता है 7 भय लिख रही है, तो मैं पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो उनका मूल मोटो था, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निवारण। अस्पृश्यता का तात्पर्य पहले बहुत सप्रेशन होता था, बहुत अत्याचार हुआ करता था उन लोगों के प्रति, बड़ा भेदभाव के कारण बड़ी निर्दयता से मतलब उनके साथ ट्रीट किया जाता था। वर्ण धर्म, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये इस जाति का उस जाति का ऐसा नहीं होगा, ये अलग सा है। भेदभाव नहीं होगा, जाति भेद नहीं होगा। 11वां उनका नियम था टॉलरेंस, सहनशीलता, फॉरगिवनेस, क्षमा भाव, सहनशीलता चाहिए। और अंतिम फिजिकल लेबर। ओके, फिजिकल लेबर क्यों जरूरी है? स्वयं कुछ काम करना चाहिए आपको, मतलब समाज आपको स्पॉन्सर करेगी, ये कोई बात थोड़ी हुई आप भी थोड़ा काम करो, तो 2-4 घंटा कुछ कार्य सेवा करो, कुछ चरखा आदि चला कर सूत काटो आदि आदि। ये मैंने थोड़े उनके आश्रम के रूल्स बता दिए। अभी एक भजन गाना है हमको, जो गांधी जी के साबरमती आश्रम में यदि योग मिला, वहाँ पर क्या क्या गाया जाता था उनके टाइम में, तो बहुत ज़बरदस्त भजन गाया जाता था। कभी कभी स्वयं गांधी जी उसको अपने मुंह से गाते थे, वो हम यहाँ से गाएंगे। अभी आप मेरा पीछा करेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे, कभी गाया आपने? गाया बच्चों का? 5-6 बार। क्या बात है, इतना आपको कराया जा रहा है और आप भूल रहे हैं वहां पर गाया जाता था ये। अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों करी देह धरेंगे, उपजे मरे काल तय प्राणी, तातई काल हरेंगे, राग द्वेष जग बंध
करत है, बंद करत है, इनका नाश करेंगे, इनका नाश करेंगे, देह विनाशी, देह विनाशी, मैं अविनाशी, मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे, वेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी, नासी जासी, हम थिरवासी, हम तिरवासी, चोखे हो निकरेंगे, चोखे हो निकरेंगे, मरे अनंत, मरे अनंत, बार बिन समझई, बार बिन समझे, मरे अनंत बार बिन समझई, मरे अनंत बार बिन समझे, अब सब दुख बिसरेंगे, अब सब दुख बिसरेंगे, ध्यानत निपट, ध्यानत निपट, निकट दो अक्षर, निकट दो अक्षर, ध्यानत कवि का नाम है, फ्रॉम जयपुर। ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, हे ध्यानत, निपट मतलब अत्यंत, ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, हे ध्यानत सबसे निकटवर्ती दो अक्षर, आत्मा, आधार, ज्ञान। समझ में आया? मोक्ष आप कह रहे हो, चलेगा। ध्यानत निपट निकट, जीव कहो, चलेगा। ध्यानत निपट निकट दो अक्षर, बिन सुमरई सुमरेंगे, बिन सुमरे सुमरे, बिना स्मरण किए भी स्मरण करते रहेंगे, मतलब बुद्धिपूर्वक विचार वहां पर डाले बिना अपने आप ये साइकिल चलता रहेगा, इतना हम उसमें घुल मिल जाएंगे। ये जैनत्व का सर्वोत्तम परिचायक है, जो आश्रम में जाति पाति से निरपेक्ष, ये सब रोज के पाठ में उनके शामिल था और वे स्वयं इसको पढ़ते रहते थे। अंतिम एक बात कहूंगा, शायद मेरे पास 10 मिनट अभी मौजूद है, 7 मिनट है। एक घटना शेयर करता हूं, गांधी जी की 1935 की, जो अंतिम पड़ाव पर मैं हूं गांधी जी का कुछ कहने के लिए। वो गांधी जी जैनत्व के आध्यात्मिक सिद्धांतों के कैसे पक्षधर है वो दिखाने के लिए नहीं, मॉडर्न मतलब जो कहना चाहिए, जो माना जाता है भैया ये तो बड़े सदाचारी लोग पालते हैं इसको, व्रती त्यागी पालते हैं, गांधी जी उससे भी कितने प्रभावित थे वो आज दिखाऊंगा मैं। मतलब गांधी जी जैनिज्म के चरणान योग से कितने प्रभावित थे। जीवदया दैट इज इन अदर कंटेक्स्ट, आज मैं अभी दूसरी बात करूंगा। 1935 में इंदौर के एक विस्को पार्क में जूट मिल के वर्कर्स की एक बहुत बड़ी सभा हुई। सभा का टाइम क्या होगा बच्चों? सुबह का क्या टाइम होगा? 5 से 6 सुबह 5 से 6 एक बहुत बड़ी उनकी एड्रेस कर रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में सब बैठे वहां पर। सभापति इंदौर के नरेश है और अध्यक्ष स्थानीय गांधी जी। आज कार्यक्रम हिंदी साहित्य सम्मेलन का है। 50 मिनट गांधी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे। उसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें गांधी जी ने कही। पहली बात तो साधारण है, उन्होंने ये कहा यद्यपि आप जूट मिल में काम करते हो, कपड़े की मिल में काम करते हो, बट आपको चाहिए आप मिल के कपड़े ना पहनकर हाथ से काते सूत से बने वस्त्र का प्रयोग करें। दैट हेल्प्स इन इंडिपेंडेंस, पराधीन न रहे, ऐसा उनका
उनकी सोच थी और उस समय में वो कार्यकारी भी थी। चरखा उनका माइटियर वेपन था, जो नोट पर भी अभी तक छपता था, अभी मुझे पता नहीं छपता था ना नोट पर भी। गांधी जी है तो चरखा तो वहां पर मिलेगा ही। एक सेकंड बच्चों, उनका ये कहना था आटे हाथ की चक्की पर ही पीसने चाहिए, यहां वहां जाकर नहीं पीसने चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों में पीसने से उसके पोषक तत्व विटामिन प्रोटीन खत्म हो जाते हैं। पॉइंट 2.3 उन्होंने कहा कि चावल हाथ कुटी के इस्तेमाल करना चाहिए। जैनत्व की तरफ मैं बढ़ूंगा क्या, अभी एक जैनत्व का अभी डायरेक्ट कुछ नहीं है कि जितनी दालें चावल मार्केट में उपलब्ध है वैसे पॉलिश्ड है, सब मशीन से मिल से निकली जो चीजें दे लाइक ऑल द विटामिन एंड प्रोटीन, उसमें कुछ भी नहीं है। फोर्थ, आपको चाहिए आप ऑयल मिल का तेल का प्रयोग ना करें, घानी का तेल होता है उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। अभी तो सीधी भाषा में रिफाइंड आदि तेल का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। गांधी जी बोल रहे हैं, उनका स्पीच कंप्लीट हुआ। उनका स्पीच 50 मिनट में कंप्लीट होने के बाद इंदौर के नरेश टुक ओवर। उनके पास यद्यपि 10 मिनट थे बोलने के लिए, he completed in 5 minutes। 5 मिनट अभी भी बने रहे। फिर उन्होंने एक भीड़ में एक दृष्टि फेरी कि if anyone is wishing to speak something। पंडित हीरालाल जी वहां पर बैठे थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत साहित्य का सृजन किया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजी कि आई विश टू टॉक इफ यू फील, तो आई नीड 3 मिनट्स। ग्रैंड कर दिया, अच्छी पोस्ट हो गई उनकी। तो वे जैसे मंच पर आए तो उन्होंने कहा, बापूजी जिसकी चर्चा कर रहे थे ना अभी हमारे जैन ग्रंथों में भरी भीड़ में ये बात कर रहे बच्चों, जो गांधी जी बोल रहे हैं ये तो एक मर्यादा की बात कर रहे हैं, एक लिमिटेशन है उसका, बट जैन दर्शन में ऊपर की भी बात कही गई है। जैन दर्शन यहां तक कहता है पीसे हुए आटे में भी बरसात में 3 दिन ही विटामिन सुरक्षित रहते हैं, गर्मी में 5 दिन सुरक्षित रहते हैं, और शीत ऋतु में 7 दिन सुरक्षित रहते हैं। और विटामिन जिसमें लॉस हो गया है, खत्म हो गया है, वो चीज भक्षण करना इज अभक्ष भक्षण, दैट जस्ट फॉर टेस्ट। फूड का पहला पर्पस सेटिस्फाई करना है हेल्थ का। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबको कि इस मर्यादा का पालन करिए। 3 दिन 5 दिन 7 दिन या हायर जनरल नहीं होगा, जो लोग थोड़े से इस दृष्टि से देखते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा आगे, यहां तक कि बापूजी अभी जिस तेल की चर्चा कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा तेल की भी मर्यादा हमारे जैन ग्रंथों में बताई है, गुड़ की भी मर्यादा ग्रंथों में बताई है, वहां से जान लेना चाहिए। बड़ी सभा में चल रही है ये बातें, दिस इज नॉट ऑल। फिर वे बैठ गए। बैठने के बाद गांधी जी ने एक चिट्ठी भेजी उनको, सामने के चेयर पर लिख भेजा, विच ग्रंथ्स यू आर रिफरिंग टू। तो उन्होंने लिख भेजा क्रिया कोश। उन्होंने फिर पलटकर पीछे की चिट्ठी पर लिख भेजा, कैन यू गिव मी द एड्रेस वेयर आई कैन गेट दिस ग्रंथ्स टू रीड इट। पलट कर उन्होंने, ये लेख है मेरे पास, आर्टिकल है, जिनको पढ़ना है वे अभी पढ़ सकेंगे, फिर मैं मेरे ठिकाने रख दूंगा। मैं आते समय सब पढ़ के आता हूँ, लोड करके आता हूँ। एक्चुअली मुझे जितना बोलना होता है उससे तो दुगुना तिगुना मैटर मटेरियल में लेके आता हूँ दिमाग में। तो अभी जिनको चाहिए वो सब मेरे पास आर्टिकल पड़ा है, वो ऊपर ही है, अब मैं उसको
पैक कर दूंगा फिर से। तो जिनको चाहिए अभी 1 मिनट में मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं। बात बाकी गांधी जी ने ये भी इंटरेस्ट दिखाया जैन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने आदि के बारे में, चरणानियों की सूक्ष्म बातें भी, मतलब ही रिस्पेक्टेड, और कितने मंच से उसकी अनुमोदना हुई है जैन चरणानियों के ग्रंथ की। गांधी जी का पूरा जीवन चरित्र देखा जाए, पढ़ा जाए, एक अपीलिंग बात लगती है उनके जीवन में। इतने विरोध हुए, इतना सब हुआ बट उन्होंने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा, एंड दैट हैज मेड हिम अजय। उनकी कभी भी हार नहीं होगी। और कितनी बार ऐसे प्रसंग बने थे कि हमें अभी इंडिपेंडेंस मिल रहा है, बट गांधी जी कहते नहीं, इस कॉस्ट पर नहीं। भगत सिंह आदि ने बम उड़ा दिए थे, आप जानते हो, जाकर वहाँ बटुकेश्वर दत्त आदि कौन कौन थे, यही 2 थे क्या? अभी जब पटका पटकी की बहुत, तो गांधी जी ने, देखो गांधी जी का ब्रदरहुड देखो, गांधी जी ने 6-7 एप्लीकेशंस ब्रिटिशर्स को लिख भेजे, ये बच्चा बहुत अच्छा है, इसको मत, डोंट हैंग दिस पर्सन। थोड़ा जवान है बट ही इज वेरी नाइस पर्सन, अच्छा है, देश प्रेम में उससे हो गए। जब बहुत आक्रामक बात हुई, ब्रिटिशर्स यहाँ तक कहने लग गए आप अहिंसक हो स्वयं, आप हिंसा का पोषण कैसे कर। और कुछ भगत सिंह के फॉलोअर्स भी जब गांधी जी को गए, गांधी जी ने साफ साफ कह दिया आई एम अगेंस्ट वायलेंस। फिर भगत सिंह हो कोई भी हो, मैं इसमें प्रश्रय कभी नहीं दूंगा, चाहे तो मुझे आजादी नहीं भी मिले। मैं हमेशा कहता हूं ना, बिना नकल किए हम फेल भले ही हो जाए, नकल करके हमें पास नहीं होना है, क्योंकि पास होना और फेल होने की हमारी अपनी परिभाषा है। तुम्हारी परिभाषाओं की मोहताज हमारी परिभाषाएं नहीं है। तो गांधी जी के अपने एथिक्स थे। अरे गांधी जी के लड़के को एडमिट किया गया, फाइनल स्टेज पर है, गांधी जी, उनको कहा गया यदि उसको नहीं दी जाएगी मेडिसिन तो मर जाएगा आपका लड़का। नॉन वेज था उसमें, उन्होंने कहा भले ही मर जाए। कॉन्फ्रेंस में उनको एक बार, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनको एक ओपन ऑफर दिया, उनको साबरमती से आप हरिजनों को हटा दीजिए, हल्के जात वालों को, आपको पूरा साबरमती कर्ज मुक्त कर देंगे जो सब। उनका नहीं, किसी भी कॉस्ट पर नहीं, नॉन वेज आदि किसी भी कॉस्ट पर उन्होंने कभी सेवन नहीं किया उसका। मतलब बड़े प्रिंसिपल्स का आदमी था। अभी उनके जीवन को पढ़ते रहिए, पुस्तकें भी कम पढ़ेगी। मैंने कहा 1,10,000 पुस्तकें लिखी गई है, सब अपने अपने तरीके से लिखी गई है, वो की वे तो नहीं होगी, तो आपको पढ़ना चाहिए। और उनको पढ़ना मतलब जैनिज्म को ही पढ़ना है, ठीक है।